तो कल हम लोग थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस, और जब आपको क्यू दिया होता है, इस पे थे। फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस when Q is given। और इसमें मैंने केस 1 बताया था कि सरफेस क्लोज्ड हो। तो यहां पे मैंने कहा था बल्ले बल्ले सिचुएशन यहां पे छोड़ा था, तुम्हें याद है? BBS। क्यों? अगर तुम्हें किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है और तुम्हें चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं, तो उसमें केस 1 होता है जब सरफेस क्लोज्ड हो, और वो मैंने बताया था कि बल्ले बल्ले सिचुएशन बनती है। अब ऐसे क्यों बनती है? ये बताओ कि अगर सरफेस क्लोज्ड है तो सीधे गॉस थ्योरम लगाओ ना, सीधे सीधे गॉस थ्योरम लगाओ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अप्लाई गॉस थ्योरम, बस हो गया। और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बस हो गया। क्यों नहीं है? फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस वो होती है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब तुम्हें ये फाइंड करना है, बस हो गया। तो सिंपल नहीं हुआ? बताओ। जोशी बता, समझ में आई बात नहीं आई? अगर क्लोज सरफेस है तो फिर इतना माथापच्ची क्यों करनी है? बता जो है, इतना माथापच्ची क्यों करनी है? सीधे सीधे गॉस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई करो, बस हो गया। किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हो गया। अब चलते हैं केस 2। अगर सरफेस ओपन है तो फिर डायरेक्ट गॉस थ्योरम तो नहीं लग सकती है। तो उस केस में एक तो गॉस थ्योरम लगती है और एक सिमेट्री लगती है। और एक रिजल्ट लगता है जो अभी बताऊंगा मैं। ये 3 चीजें लगती हैं। समझ में आई बात बेटा? ये बताओ कि अगर सरफेस ओपन है तो एक तो गॉस थ्योरम लगाओगे, एक सिमेट्री लगाओगे और एक रिजल्ट लगाओगे। ये भी जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब रिजल्ट में आते हैं कि रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे हम। सबसे पहले देखो कि अगर मैं सर्किल लेता हूं, सर्किल है, इसमें मान लो ये एंगल थीटा है और ये वाला जो एरिया है वो ए है। तो बताओ तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो ए होना चाहिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए? बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, यहाँ पे जो एरिया होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए।
और मैंने तुम्हें पहले के लेक्चर्स में बता रखा है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। क्यों? यूनिटरी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, जो टोटल एंगल रहा होगा वो 2 पाई रहा होगा ना, मतलब 2 पाई एंगल का जो एरिया हुआ वो पाई आर स्क्वायर बना। इसका मतलब 1 एंगल का जो एरिया बना वो आर स्क्वायर बाई 2 बना। समझ में आ रहा होगा ना, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। इसका मतलब थीटा एंगल का जो एरिया बना वो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा हो गया। मतलब रिजल्ट के फॉर्म में अगर देखूं तो एरिया ऑफ एंगल थीटा इज आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे थीटा को रेडियन में लिखना होगा। ईशान, तेरे समझ में आई बात नहीं आई बेटा? बता जो कि यहाँ पे थीटा को किस में रखना पड़ेगा? रेडियन में रखना पड़ेगा। ये तो सर्किल वाली बात आ गई। अब चलते हैं, ये रिजल्ट नहीं है जो तुम सोच रहे होगे ना, तुम्हें ऐसा फील आ रहा होगा बस ये छोटा सा रिजल्ट है, ऐसा फील आया होगा तुम्हें जो है कि बस इतना सा रिजल्ट है। सर ने हवा पानी तो बांधा था बहुत बड़ा, है ना, पता नहीं कितना बड़ा रिजल्ट दे रहे थे जो है। हाँ, ये तुम्हें लगा होगा, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा जो है। ठीक, रिजल्ट ये नहीं है जो है, ये तो ट्रेलर था जो है। अब चलते हैं स्फीयर में बेटा जो है। स्फीयर में एक्चुअल में 3D फिगर होगी ना। ये बताओ, स्फीयर में एक 3D फिगर बनेगी या नहीं बनेगी? बताओ जो है, 3D फिगर बनेगी। और अगर मैं यहां पे ऐसे देखूं तो जैसे इसको मान लो मैं थीटा कहता हूं, ये भी थीटा है, और मुझे ये वाला एरिया निकालना है मान लो। तो पहली बात तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, एक तरीके का सॉलिड एंगल टाइप का आता है बेटा जो है। जैसे वो छाता में नहीं होता, तुमने देखा होगा बेटा, छाता टाइप की जो होती है, अम्ब्रेला जो होती है जो है, ऐसे निकलता है ना। अगर तुम देखोगे तो ऐसे बनता है बेटा जो है। जैसे ये बना ना, ऐसे बनेगा ना यहाँ एरिया। कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा जो है? ये बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, ये बनेगा, ये कह लो जो है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ईशान, समझ में आ रहा बेटा नहीं आ रहा ये बता? आज ब्रेक में तेरा रिप्लाई भी करना है ना, ब्रेक में तेरा रिप्लाई भी करना है। ये हो गया अकेले जो है। समझ गया कार्तिकेय? तो इसमें सॉलिड एंगल टाइप का बनेगा। तो यहां पे ये जो एरिया होगा ना, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड नहीं लगाई जा सकती। नो यूनिटरी। चलो मैं इतना तुम्हें होम असाइनमेंट दे देता हूँ, कई बार खुद सोचना भी चाहिए ना बेटा जो है। ये एरिया प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं होगा। ये तुम्हारा एक तरीके से इसको सोचना तुम्हारा काम है, होम असाइनमेंट। तो यहाँ पे जो एरिया निकलता है ना, वो इंटीग्रेशन से निकलता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो एरिया फाइंड होगा वो होगा बाई इंटीग्रेशन। एनीवे, कल वो ईशान ने बताया था कि मैं किस खेत की मूली हूं, तो मैं इंटीग्रेशन पूरा नहीं करवाऊंगा तुम्हें, सीधे रिजल्ट दे रहा हूं। ये रिजल्ट है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये रिजल्ट है। यहाँ पे जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर, 1 - cos थीटा। इसको तुम नोट कर लेना, ये कई जगह यूज करूंगा मैं।
लेकिन थीटा देख लो कौन सा एंगल है, ये एंगल है, ये हो गया। अब जैसे रिजल्ट को चेक जरूर करवा देता हूं, चलो मैं एक बात बताओ कि अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखूं तो जरा देखना एरिया 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखूंगा तो एरिया 0 आ रहा है। लॉजिकल भी लग रहा होगा तुम्हें, क्यों लॉजिकल भी लग रहा होगा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखूंगा तो देखो एरिया 2 पाई r² आ रहा होगा। देखो अगर मैं थीटा को 90 रखता हूं तो एरिया 2 पाई r² आ रहा होगा। और यहां पे जरा चेक करना, अगर मैं थीटा को 90 रखूंगा तो ये हेमी स्फीयर बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। जरा चेक करो, अगर थीटा को 90 रखूंगा तो ये हेमी स्फीयर बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ बताओ जो है, ये हेमी स्फीयर बनेगा। और अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रख दूं, कॉस 180 -1 होता है, ध्यान रखना। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रख दूं तो जरा देखना एरिया निकल के आ रहा है 4 पाई r²। और इस फिगर में जरा चेक करो, अगर थीटा को मैं 180 डिग्री रख दूंगा तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। जरा देखो अगर थीटा को मैं 180 डिग्री रखूंगा तो पूरा स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जो है, तो ये पूरा स्फीयर आ गया, फुल स्फीयर। तो पॉइंट समझ में आ गया कि हमें किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है, लेकिन तुम्हें दे क्या रखा है, चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं। तो मैंने तुमसे कहा दो केस बनते हैं। पहला केस है जिसमें सरफेस क्लोज दे रखी है, तो वो बल्ले बल्ले सिचुएशन बनती है। और उसमें मैंने तुम्हें बताई रखा करना क्या, क्वेश्चन बाद में करना है, भांगड़ा डांस पहले करना है बेटा जो है, ठीक है। बल्ले बल्ले सिचुएशन में भांगड़ा डांस पहले होगा बेटा जो है, ठीक। और क्यों होगा भांगड़ा डांस, क्यों होगा बेटा जो है, वो इसलिए होगा कि क्लोज सरफेस में तुम गॉस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो तुम्हें बेसिकली क्यू इन फाइंड करना है। और अगर सरफेस ओपन है तो मैंने तुमसे कहा एक तो गॉस थ्योरम लगाएंगे, एक सिमेट्री लगाएंगे, और एक ये जो रिजल्ट मैंने अभी तुम्हें दिया वो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। अब मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं, वो देखो। यार जोशी बेटा कार्तिकेय, ऐसी है बस यार जिंदगी जो है ना, खाली बस कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है बेटा जो है। पहला क्वेश्चन देख, ये क्यूब है खाली, और इसकी साइड है ए, और यहां से ना एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। और उसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 3a दे रखी है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a दे रखी है।
और इस रॉड को तुम एक कांस्टेंट स्पीड v से इधर ले जा रहे हो, ये कांस्टेंट है। और मान लो इस क्लोज लूप से, क्लोज्ड क्यूब से 5 फ्लक्स फ्लो कर रहा है, 5 फ्लक्स निकल रहा है, तो तुम्हें 5 वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, बस और कुछ नहीं है। अब सुनो, क्यूब अल्टीमेटली क्लोज्ड है, इसका मतलब इससे जो फाई जाएगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। नहीं होता, क्यूब अल्टीमेटली क्लोज है तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और क्यू इन को मैं कितना लिख सकता हूँ बताओ, जो है क्यू इन को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इनटू लेंथ इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, जो है बताओ। कार्तिकेय बता बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्यूब अल्टीमेटली एक क्लोज सरफेस है, तो अगर मुझे उसमें से फ्लक्स निकालना है तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा सकता हूं मैं। और क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जो है क्यू इन की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू एल इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिख दो तुम, फाई की वैल्यू लिख दो। अरे बेटा अभी आ रही है, धीरे धीरे उधर ले जा रहा हूँ, अभी सुन तो सही तू। वो उधर जा तो रही है, धीरे धीरे जा तो रही है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्डा इंटू एल इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुन ध्यान से बेटा, तू भी क्या याद रखेगा, इस रईस से पाला पड़ा था, समझ गया? अब तो ये बता कि जब तक ये वाला एंड, जब तक ये वाला एंड यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक एल इन जीरो होगा ना। ये बता, जब तक ये वाला एंड यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये बता एल इन जीरो होगा, जो तू कह रहा था। फिर तूने ना आज वही वाली बात पूछ ली बेटा, जो है कि छोटे बच्चे से ये पूछा जाए कि तेरे को शादी के लिए जो है लड़की कैसी चाहिए या लड़का कैसा चाहिए, तूने वही बात पूछ ली। क्वेश्चन सही था लेकिन रॉन्ग टाइम पे था बेटा, जो है। तो ये बता कि यहां से यहां तक जब नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा, एल इन जीरो होगा, इसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा। और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आ गया, यहां तक जीरो रहेगा। ये हो गया, सॉरी ए है ना, हाँ। अब ध्यान से देखना, अब धीरे धीरे रॉड की लेंथ इसमें बढ़ती जाएगी। क्यों नहीं होता, धीरे धीरे रॉड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ता जाएगा। क्यों? धीरे धीरे रॉड की लेंथ उस पर बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ता जाएगा। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स बढ़ेगा वो लीनियरली बढ़ेगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। क्यों लीनियरली बढ़ेगा? तो ये हो गया, ऐसे कह लो। और ये कब तक बढ़ेगा वो भी सुनो। जैसे ना ये क्यूब है, ये रॉड ऐसे आ गई है जब तक, इसका मतलब ए लेंथ ये है और 2a लेंथ ये है, यहां तक बढ़ेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ जो है ये होता है, यहां तक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। जो है ए लेंथ क्यूब के अंदर है और 2a लेंथ बाहर है, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम होगा वो 2a अपॉन वी होगा। और उसके बाद क्या होगा कि अब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। क्यों देखो,
जब रॉड ऐसे हो गई तो भी तो अभी ए ही लेंथ अंदर है, ये बताओ, ये बताओ इसके अंदर ए लेंथ है कि नहीं, ये बताओ जो है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम तक, नहीं रहेगा, बताओ पहले ये बताओ, बताओ बेटा फ्लक्स कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो एल इन है वो कुछ समय तक कांस्टेंट रहेगी, ये कह लो जो है। और लास्ट में फिर क्या होगा, फ्लक्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और फाइनली जीरो होके ये हो जाएगा। ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता जो है, बताओ बेटा ये ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ वही हो गया, और क्या, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू वही हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहा है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एल इन हो गया, बस हो गया। अब मैं बिल्कुल स्टेप बाय फिगर बना रहा हूँ, सुन ले। यहां तक फ्लक्स जीरो है, ये 3a लेंथ है, ध्यान रखना। यहां तक फ्लक्स बढ़ेगा और ये ए है, ये 2a है, ये ए है, ये 2a है। अब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और लास्ट में जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो फ्लक्स इस टाइम तक डिक्रीज कर रहा होगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ फिगर समझ में आई बेटा जो है। पहले वहां तक फ्लक्स जीरो होगा, दूसरे में फ्लक्स बढ़ेगा, तीसरी सिचुएशन तक फ्लक्स कांस्टेंट होगा और चौथी सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। अब थोड़ा सा वो वैल्यूज और बदल लेते हैं, ये मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये एल लेमडा इंटू एल हो जाएगा, बताओ क्लियर है, एल सॉरी ए हो जाएगा। ये बताओ क्लियर है, लेमडा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है बताओ जो है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, ए हो सकती है इसके अंदर, नहीं है, मैक्सिमम लेंथ ए हो सकती है, तो लेमडा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां तक आ जाओ, देखो यहां से यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट था, क्यों, इस फिगर में फ्लक्स कांस्टेंट था। अब ये वाला जो एंड है ये 2a ट्रेवल कर चुका है ना, अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये 2a ट्रेवल कर चुका है, इसका मतलब कितना टाइम और लगेगा बताओ जो है, कितना टाइम और लगेगा, 2a अपॉन वी टाइम और लगेगा, क्यों 2a अपॉन वी टाइम और लगेगा, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 4a अपॉन वी आएगा और लास्ट में a अपॉन वी टाइम और आएगा तो 5a अपॉन वी और आएगा। ये बताओ इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा जो है, इस ग्राफ में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वैल्यूज वगैरह ये करना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तुम्हें रॉड को इनसाइड द क्यूब इन एनी पोजीशन एडजस्ट करना है, कैसे भी तुम कर लो, एडजस्ट करना है, बस तुम्हें ये करना है कि फ्लक्स को मैक्सिमम करना है।
तो वो मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा ये तुम्हें बताना है। हाँ, लॉन्गेस्ट डायगोनल, केवल डायगोनल नहीं, लॉन्गेस्ट डायगोनल कह लो, क्यों? हाँ हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया। इसका मतलब जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू हुई, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू हुई वो हुई लैम्डा इंटू एल इन की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों? ये हो गया। और एल इन की जो मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये जो तुम कहते लॉन्गेस्ट डायगोनल, और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा वो रूट ऑफ 3a होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल। वो फिगर एक्चुअल में, चल तू भी क्या याद रखेगा, किस रईस से पाला पड़ा था, है ना बेटा? मेरे दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, जानता तू? ये और ये है बेटा, ऐसे मतलब बाहर भी निकल सकती है रॉड। हाँ, ऐसा इसमें ये भी था कि रॉड बाहर भी निकल सकती है, ध्यान रखना। थोड़ी रॉड बाहर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुम कहोगे कैसे एडजस्ट करोगे जो है, थोड़ी रॉड बाहर भी निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये। अब बता, अब समझ में आया तेरे? जोशी बता बेटा। ये √3 है बेटा जो है, ये है क्या? अब चलते हैं अगली बात। ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी बेटा, ये सब जो है ना कुछ नहीं है, माया मोह है उज्जवल, इसके चक्कर में तू ना पड़ तो ज्यादा बढ़िया है। ये सांसारिकता कुछ नहीं है, माया मोह है ना? तू जा हिमालय में जो है, और वहां सिद्धि ले, समझ गया ना? सिद्धि ले बेटा जो है, ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में कुछ नहीं रखा हुआ है जो है। समझ में आ रही बात? अब चलते हैं तीसरी बात। अभी पढ़ेगा तो जिंदगी भर पढ़ता रहेगा जो है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा बेटा। देखो, एक ये हेमी स्फीयर क्लोज्ड है, एक ये हेमी स्फीयर भी क्लोज्ड है, और ये हेमी स्फीयर ओपन है, ये है। अब मैंने एक क्यू चार्ज को जस्ट यहां पर रखा है, इसके सेंटर के जस्ट बाहर रखा हुआ है। एक क्यू चार्ज को जस्ट यहां पर रखा हुआ है, और एक क्यू चार्ज को यहां पर रखा हुआ है। तो तुम्हें फ्लक्स निकालना है तीनों केसेस में, इन ऑल 3 केसेस। अब मुझे ये बताओ कि 1 और 2 तुम्हें क्लोज सरफेस दिख रही होंगी, नहीं है? ये बताओ 1 और 2 तुम्हें क्लोज सरफेस दिख रही है? तो बस सीधे सीधे गॉस थ्योरम अप्लाई करो डायरेक्ट। ईशान समझ में आई बेटा जो है? 1 और 2 तेरे को क्लोज सरफेस दिख रही होगी तो डायरेक्ट तू गॉस थ्योरम अप्लाई कर। जैसे ये बता 5 1 कितना हुआ बेटा जो है? 5 1 तो हो गया 0, क्यों? 5 1 हो गया 0। और 5 2 कितना हो गया? 5 2 हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 5 1 के 0 होने का थोड़ा सा रीजन बता भी देता हूं। देखो, जैसे तुम ये देखो ना, यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन अगर चल रही है तो यहां पे एंटर कर रही है, वो बाहर भी निकल जा रही है। यहां से कोई लाइन चली तो एंटर भी की और बाहर भी निकल गई। तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ इसमें फ्लक्स 0 होना चाहिए, क्यों? 1 पे अपने आप फील आ रहा होगा ना कि फ्लक्स 0 आना चाहिए। लेकिन जबकि 2 में ऐसा नहीं हो रहा। देखो, 2 में लाइंस बाहर ही निकल रही है, बस हो गया। मेरे ख्याल से फील आ रहा होगा ना, ये कह लो। अब चलते हैं 3 में क्या है। 3 क्लोज नहीं है, ओपन है बेटा।
तो इसमें मैं गॉस थ्योरम और सिमेट्री दोनों अप्लाई करूंगा। हाँ ईशान, तेरा एक क्वेश्चन था बेटा ना, मेरे ख्याल से उसमें व्हाट्सएप में तूने भेजा था असाइनमेंट के बारे में, रिगार्डिंग असाइनमेंट था तेरा। तो ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि क्लास के नोट्स ही असली चीज है बेटा जो है, बाकी सब मोह माया है ना, मोह माया है। तो क्लास के असाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर टाइम बचता है और हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, जब तक हम और प्रॉब्लम नहीं करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, ये बात भी ठीक है। तो तू क्या कर कि टेक्स्ट बुक की सबसे पहले लेवल 1 की प्रॉब्लम कर डाल। जब भी तेरे को टाइम मिलता है तो टेक्स्ट बुक एक चैप्टर खत्म होने के बाद, बस पहले चैप्टर तक तेरे को टाइम मिलेगा, उसके मतलब टाइम लगेगा, उसके बाद तेरे को फिर कंटिन्यूस होते रहेंगे, आते रहेंगे चैप्टर। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो तू लेवल 1 की प्रॉब्लम्स खत्म कर बेटा जो है। और जैसे ही तुम लेवल 1 की प्रॉब्लम खत्म करते हो, फिर मेरे को बता दो सर लेवल 1 की मैंने कर ली है, फिर मैं तुम्हें दूसरी डोज दूंगा, समझ गए ना, फिर मैं दूसरी डोज दे दूंगा, पहले तुम लेवल 1 कंप्लीट कर लो। ईशान क्लियर हो गया बेटा जो है क्या है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट्स के लिए। अच्छा मेडिकल के लिए तो बेटा सही बताऊं मैं, मेडिकल में निकलना जो है ना, आईटी में निकलने से ज्यादा टफ है। हाँ बहुत प्रैक्टिस चाहिए उज्जवल, है ना, उसमें प्रैक्टिस चाहिए बेटा जो है। तो उसमें तो तू सारी असाइनमेंट जो भी तेरे पास बुक है ना, सारी असाइनमेंट पूरी जो है उसको पूरी लगा बेटा, उसको जितना प्रैक्टिस कर सकता है। बस ये है कि वो उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते बस, मतलब वो भी एडवांस लेवल के। मेंस लेवल के तो इक्वल आते हैं बेटा, मेंस तक तो इक्वल चलता है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे बस, हो गया। ये है नीट में, अदरवाइज इक्वल ही है। अच्छा मैं कल पता है सोच रहा था उज्जवल, पता है तेरी बात जो है, कि मैं कल सोच रहा था, मैं तुम्हारी आंटी से बात कर रहा था कि ये मेडिकल क्यों टफ है, ज्यादा क्यों टफ है जो है। तो मेरे दिमाग में ना खुरापाती दिमाग, तुम जानते ही हो, नाम है मेरा डीसी पांडे और दिमाग है मेरा खुरापाती बेटा जो है ना। हाँ तो मेरे खुरापाती दिमाग में पता है क्या आया, फिर उसका सॉल्यूशन क्यों हुआ कि नीट क्यों टफ है जो है। एक्चुअल में क्या था कि हमारे टाइम पे ना, हाँ तो ये डायलॉग याद रखना, नाम है मेरा डीसी पांडे और दिमाग मेरा खुरापाती बेटा जो है कार्तिकेय। तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि नॉर्मली जो है, हाँ नॉर्मली जो गर्ल्स होती थी ना, वो उतना साइंस नहीं पढ़ती थी, जॉब भी उतना नहीं करती थी जितनी आजकल करती है, ये तो मानते हो ना। हमारे टाइम पे बेटा जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग प्राइवेट मेडिकल से बहुत सस्ती है। हाँ एक तेरा वो भी है, दूसरा भी बता रहा हूँ बेटा जो है, एक दूसरा रीजन भी मेरे को लगता है, सुन मैं बताऊं, कि हमारे टाइम पे जो गर्ल्स थी तो वो उतना मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी नहीं करती थी। बैच में भी हमारे जैसे हमारा 220 का बैच था, एक सिंगल लड़की होती थी बस, 219 लड़के होते थे जो है। तो उसी से तुम आइडिया लगा लो बेटा जो है। अच्छा दिमाग में तो सब इक्वल होते हैं, लड़का हो या लड़की हो दिमाग में तो इक्वल होते हैं बेटा, ऐसा तो होता नहीं है जो है। इसमें उज्जवल ही है, बस हो गया, उज्जवल है। ठीक है, अब सुन, दिमाग में तो क्या होता है, दिमाग में इक्वल होते हैं बेटा जो है। अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, जब समाज चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुई बेटा जो है, तो अब क्या हुआ कि लड़के लड़की इक्वल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। नहीं है, जितने लड़के तैयारी कर रहे होते हैं उतनी लड़कियां भी तैयारी कर रही होती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि गर्ल्स मेडिकल उनकी ज्यादा चॉइस होती है। क्यों उज्जवल, गर्ल्स की अगर तू देखेगा तो नॉर्मली चॉइस मेडिकल ज्यादा होती है रादर देन इंजीनियरिंग। हाँ नहीं मैथ्स की वजह से नहीं, वैसे भी जो है कि चलो डॉक्टर थोड़ा सा एक वो है उनके लिए कह लो जो है। तो फिर वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ जाते हैं एक्चुअल में तुम्हारे, समझ में आया उज्जवल, कि वहां पे तुम्हारे ड्यू टू गर्ल्स मतलब ज्यादा रहती हैं उस साइड में, तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट उधर क्या होता है थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मुझे एक रीजन ये भी समझ में आया, बाकी जो हर्षवर्धन कह रहा है वो तो है ही है ना, हर्षवर्धन जो कह रहा है वो तो है ही है। अब चलते हैं, लौटते हैं क्वेश्चन में। तो सुनो, अब इसमें मैंने तुमसे कहा हम गॉस भी लगाएंगे सिमेट्री भी लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे देखो। अगर मान लो मैं इसको पूरा क्लोज कर देता, अब तो क्लोज हो गया ना, ये बताओ उज्जवल, बता, अगर मैं मान लो इसको क्लोज कर देता बता जो है, अब तो ये क्लोज हो गया, तो पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स जाता है ये बताओ जो है, फ्लक्स फ्रॉम होल स्फीयर कितना गया होता। हाँ ये जाता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन मुझे पूरे स्फीयर से नहीं निकालना बल्कि हाफ स्फीयर से निकालना है। तो इसका मतलब फ्लक्स फ्रॉम हाफ स्फीयर कितना गया, हाफ स्फीयर गया हाफ ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें गॉस थ्योरम भी लगाई है और सिमेट्री भी लगाई है। समझ में आ गया बेटा, जो है गॉस थ्योरम और सिमेट्री दोनों लगाई है, ये कह लो बस हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये क्यूब है, इसके बिल्कुल ना सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, क्यू एट सेंटर रखा हुआ है। अब ये बताओ कि अगर मैं फ्लक्स पूरे क्यूब से पूछूं तो बताओ कितना होना चाहिए। अगर मैं पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछूं तो कितना होना चाहिए बताओ, पूरे क्यूब से अगर पूछूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इसमें तो डायरेक्ट गॉस थ्योरम लगेगी ना, क्लोज सरफेस है। लेकिन अगर मैं किसी एक सरफेस से पूछूं, ये बताओ किसी एक सरफेस से पूछूं तो बताओ क्या होगा। बस अब तुम्हारे समझ में आ गई, अब तुम हो गए हो बेटा इंटेलिजेंट, अब तुम हो गए हो बहुत इंटेलिजेंट। 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, बस हो गया। अब इसमें तुमने क्या लगाया जरा बताओ, जो है तुमने क्या अप्लाई किया बताओ, जो है गॉस थ्योरम भी अप्लाई की और सिमेट्री भी की। गॉस थ्योरम भी किया, ऐसा नहीं कि गॉस थ्योरम नहीं की, तो तुमने इसमें गॉस थ्योरम भी अप्लाई की प्लस सिमेट्री भी अप्लाई की। ये कह लो बस हो गया। हर्षवर्धन, तेरे समझ में आया बेटा, बता तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। आजकल भी ऐसे बेटा यही तो बात है हर्षवर्धन, हर्षु, हर्षु बेटा यही बात है, समझ गया। तभी तो तू अब मेरे एफएक्यू तेरे अब समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये बता। शुरू शुरू में तेरे को लगता होगा सर गलत बात कर रहे हैं जो है शुरू शुरू में तेरे को लगता होगा सर गलत बात कर रहे हैं जो है, वो खाली उन्होंने एफएक्यू सर ने ऐसी लिख दी है जो है। तो वो जो पेशेंस और फेथ वाली बात जो मैं कहता था वो सही कहता था या नहीं कहता था बता दो, सही कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ बता दो। तो जोशी आजकल मेरे को, हाँ आजकल मुझे ना पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, कभी बताऊंगा तेरे को जो है। हाँ पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, कभी बताऊंगा क्यों मजा आ रहा है जो है। ये क्यू चार्ज है। अब सुनना, हाँ इसको ध्यान से देखना, ये क्यूब है। अब एक सरफेस तो ये है और एक ही टॉप सरफेस है, इसको मैं 1 कह देता हूं और इसको मैं 2 कह देता हूं। सबसे पहले बताओ फाइव 1 कितना होना चाहिए। जीरो। क्या रीजन दोगे जरा बताओ, 5/1 के जीरो होने का क्या रीजन दोगे जरा बताओ, 5/1 के जीरो होने का क्या रीजन दोगे बेटा जो है बताओ।
क्योंकि उस सरफेस में ना लाइंस जो होंगी वो टेंजेंशियल होंगी बेटा जो है। हाँ, काफी हद तक सही कह रहा है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस वो टेंजेंशियल होंगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। ईशान बता बेटा, इस वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता जो है। 5 1 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस टेंजेंशियल होंगी। अब चलते हैं 5 2 कितना होगा। 5 2 में पहले रिजल्ट लिख देता हूं, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, राइट। 5 2 की जो वैल्यू होती है ना वो आती है 1/24 Q/ε0, ये आती है। क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली समझ नहीं आया मेरे, तेरा ना क्वेश्चन मेरे को प्रॉपरली समझ नहीं आया। अगर एंगल 90 से कम हुआ तो वैल्यू में मेजर चेंज हुआ या माइनस। क्वेश्चन मैं प्रॉपरली नहीं समझ पाया हूँ। चलो अभी पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में मैंने तुमसे कहा जो से उस वाले से होता है वो आता है 1/24 Q/ε0। उसके पीछे देखना क्या है, सुनो। मैं चाह रहा हूं कि गॉस थ्योरम भी लगाऊं और सिमेट्री भी लगाऊं। लेकिन अब सोचा 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 कि यार इसमें तो हमने सिमेट्री इसलिए लगा दी थी। कौन से वाले में देखना है बेटा जो है। इसमें हमने सिमेट्री इसलिए लगा दी थी बिकॉज क्यू बिल्कुल सेंटर पे था। फिर क्या हुआ सुनो। फिर इसमें भी हमने सिमेट्री इसमें लगा दी थी बिकॉज क्यू बिल्कुल सेंटर पे था। अब यहां पे मैं कैसे सिमेट्री लगाऊं, क्योंकि क्यू तो सेंटर में है नहीं। नहीं है बेटा जो है, क्यू तो सेंटर में है नहीं। तो सोचो सोचो सोचो, ऐसे किया करो, जब भी सोचते हो ना ऐसे किया करो। ये या बिल्कुल सही कहा। ऐसा कुछ फिगर बनाओ कि वो सेंटर पे आ जाए, बिल्कुल सही कहा। ऐसा कुछ फिगर बनाओ कि वो सेंटर पे आ जाए। तो तुम क्या करो कि इसी टाइप के क्यूब एज्यूम कर लो बेटा जो है। इस टाइप के तुम क्यूब एज्यूम कर लो, एक बड़ा क्यूब बना दो। अब बताओ कुछ समझ में आया? अच्छा, सॉलिड स्टेट से भी समझ में आ गई ना बेटा। हाँ, ऐसे तुम्हें क्या करना है कि 4 क्यूब ऊपर रख दो। समझ गए ना, 4 क्यूब ऊपर रख दो, 4 क्यूब नीचे रख दो, ताकि वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। अब वो सेंटर पे आ गया। बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। पहले दो क्वेश्चंस में मैंने सिमेट्री इसलिए लगा दी थी बिकॉज क्यू बिल्कुल सेंटर पे था। अब यहां पे क्यू सेंटर पे है नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें इमेजिन करना है। मतलब उसको सेंटर पे लाने के लिए एक बड़ा क्यूब एज्यूम कर लिया। एक छोटा क्यूब यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, 4 क्यूब ऐसे ही नीचे रख दिए। तो अब वाला जो क्यूब आया वो सेंटर पे आ गया। लेकिन इस टाइप के कितने फेसेस बनेंगे जरा ये देखो, ये वाले कितने फेसेस बनेंगे। इस टाइप के टोटल 24 फेस बनेंगे। और पूरे बड़े वाले क्यूब से 5 फ्रॉम बड़ा क्यूब, ये जाएगा Q/ε0। इसका मतलब एक से कितना जाएगा बेटा जो है, 5 फ्रॉम 1 फेस, ये जाएगा 1/24 Q/ε0। बताओ समझ में आया या नहीं आया। ईशान, कार्तिकेय, हर्षवर्धन, बता बेटा जो है समझ में आया कि नहीं आया। बता बेटा जो है कि पहले दो क्वेश्चन में हमने सिमेट्री इसलिए लगा ली थी बिकॉज वो बिल्कुल सेंटर पे था बेटा जो है, बिल्कुल सेंटर पे था। नहीं है। अब मैं लास्ट वाले में कैसे करूं।
मेरे को एक बड़ा क्यूब एज्यूम कर लो, बस हो गया जो है, और उसको सेंटर मिलेगा बस ये क्यूब। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेटा तुम क्या याद करोगे, किचलई से पाला पला था। ठीक। मुझे खाली पढ़ाने में ना उज्जवल मजा नहीं आता बेटा जो है। एक सर्किल है और यहां से हम्म ये रेडियस आ रहा है। अरे मैं शुरू में, चक्कर ये ना उज्जवल, शुरू में इसलिए मजाक नहीं कर रहा था। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो 5 बच्चे आए हैं, मजाक करने लग गया तो बच्चे पता लगा जो है, पहले ऐसा नहीं होता, हाँ समझ गया। बड़ी मुश्किल से तो 4-5 बच्चे आए हैं, पता लगा वो रह गए, तू और मैं ही रह गए फिर जो है। तो मैंने कहा पहले इनको वो कर लो जो है, कि नहीं सर मजाक नहीं, मतलब पढ़ाते ही हैं जो है। समझ में आ रही तेरी बात जो है, हाँ। तो इसलिए जो है तू सोच रहा होगा ना सर एकदम से चेंज कैसे हो गए। तू जब शुरू शुरू में आया होगा तेरे को लग रहा होगा सर एकदम से चेंज कैसे हो गया, सर का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं। क्यों उज्जवल, नहीं है बता जो है, तेरे को ऐसा लग रहा होगा जो है। हाँ 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 हाँ। तो ये भी बेटा, ये भी आर दिया हुआ, हाँ। ये भी आर दिया हुआ है। मैंने मेरे एक दोस्त को आपका एक लेक्चर दिखाया, उसको समझ ही नहीं आया, हुआ हुआ क्या जो है। ठीक ये है। तो अब तुम्हें ये सर्किल से ना, ये सर्किल से वो निकालना है बेटा जो है, इससे फ्लक्स निकालना है। अब यहां पे एक्चुअल में हम लोग तीनों चीज करेंगे बेटा जो है, गॉस थ्योरम भी लगाएंगे, सिमेट्री भी लगाएंगे। उसने पहली बार लगता है फिजिक्स फील किया होगा। ठीक है, सिमेट्री भी लगाएंगे, और जो रिजल्ट मैंने दिया था वो रिजल्ट भी लगाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना जोशी, एक बात बताऊं मैं तेरे को जो है, सही जो बात है ना, सही बात बहुत देर में समझ में आती है जो है। जैसे तुम्हें एक चीज मालूम है, जर्मनी में नहीं था, तेरे को जीके की बात भी जो है बता देता हूँ मैं जो है ना, जीके की बात भी बता दूं। जैसे जितने भी ये डिक्टेटर वगैरह हुए ना, डिक्टेटर नहीं, जैसे जर्मनी का हिटलर था, इटली का मुसोलिनी था, वो बेटा क्या करते थे ना, वो एक तो बहुत अच्छे स्पीकर होते थे बेटा जो है, बहुत अच्छे स्पीकर होते थे। हाँ, पुतिन से पहले, चल उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, स्टेलिन जो है कह ले जो है। तो ये स्पीकर बहुत अच्छे होते थे, और कभी तुम उसमें जाके देखना, इंटरनेट में जाके देखना, स्पेशली तुम उसकी वो देखना बेटा, स्पीच देखना जो है। वो इटली का जो मुसोलिनी था बेटा जो है, वो बोलता भी था और बड़े एक्शन बनाता था, हु हा हा हा। तुम कभी उसके देखना बेटा एक्शन जो है, समझ गए। नहीं तो हाँ, उसकी भी देखना और उसकी देखना जरूर तू जो है ना। खूब मतलब जो है जम के बोलते थे, और बहुत बोलते थे। और देश को लगता था कि मतलब जो है, देश को ये लगता था कि अरे मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत गिने चुने लोग होते थे जो पत्रकार होते थे या होते थे, बहुत गिने चुने लोग कहते थे अबे ये फालतू की बात कर रहा है जो है, समझ गए, इसके चक्कर में मत पड़ो, देश का कुंडा हो जाएगा जो है, समझ गए ना, देश का कुंडा हो जाएगा जो है। तो उनको कईयों को मार दिया, जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया जो है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये बात भी सही है कि सही बात जो है ना, सही बात बेटा जो है, सही बात कम लोगों के समझ में आती है, देर से समझ में आती है जो है। उज्जवल समझ में आ रही बात जो है, कम लोगों के और देर में समझ में आती है जो है। तो वो तुम कभी देखना उसको जो है, तो मुसोलिनी का देखना बेटा, बड़ा मजा आएगा तेरे को, कितने एक्शन बनाता था वो। तो सुनो, इसमें हम गॉस थ्योरम भी लगाएंगे और सिमेट्री भी लगाएंगे, वो देखो कैसे। मैं जस्ट एक, अच्छा यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बेटा क्यों, मैं एक स्फीयर इमेजिन कर रहा हूं, और इसमें ये सर्किल एज्यूम कर रहा हूं, और ये आर है, ये आर है।
इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया। तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्यू है। हाँ, इस वाले को बस अच्छी तरीके से समझ लेना, यहाँ पे क्यू है। अब एक बात बताओ, यहां से जो लाइंस निकलेंगी जो इसको कट करेंगी, वो स्फीयर के इस पार्ट को कट करेंगी या नहीं करेंगी, पहले ही बताओ मुझे। ये बताओ बेटा जो है, जो लाइंस इसको कट करेंगी वही तो आगे चल के उस स्फीयर के उस पार्ट को कट करेंगी। और मान लो मैं इस वाले को 1 कह देता हूं और इसको मैं 2 कह देता हूं, तो φ1 और φ2 ये बताओ ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ बेटा जो है। बताओ वो जो सर्किल था वो और ये वाला जो पार्ट है 2, दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ जो है। ये इक्वल होंगे। अब φ1 तुमसे पूछा हुआ है, और φ2 में तुम गॉस थ्योरम और सिमेट्री लगा दो। अब तुम कहोगे गॉस थ्योरम और सिमेट्री कैसे लगाऊंगा, मैं φ2 निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना φ2 निकाल रहा हूँ बेटा जो है। 4πr² एरिया से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हुआ, तो 1 एरिया से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4πr², इतना फ्लक्स पास हुआ। इसका मतलब S2 एरिया से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4πr² इंटू S2 फ्लक्स पास होगा। अब बताओ, बिल्कुल दिल से बताओ, इसमें किसको डाउट हुआ बेटा, बताओ ये बताओ, इसमें कितनों को डाउट हुआ, कितनों को डाउट है, बताओ बेटा। मैं वो रिजल्ट भी यूज कर रहा हूँ, मैं सिमेट्री भी यूज कर रहा हूँ, मैं गॉस थ्योरम भी यूज कर रहा हूँ। रिजल्ट, सिमेट्री एंड गॉस थ्योरम। ईशान, कार्तिकेय, हर्षवर्धन। बिल्कुल सही बताना बेटा जो है, दिल से बताना जो है। समझ में आया कि नहीं आया क्या कर रहा हूँ मैं जो है, समझ में आ गया ना बेटा जो है। ये ऐसे बना रहा हूँ, ये है, ये सर्किल लिया था, यहां से निकालना था। तो ऑब्वियस ही बात है, जो लाइंस इसको कट करती वही लाइंस आगे इसको कट करेंगे। ये हो गया क्या। और S2 का मैंने तुम्हें एरिया दे दिया था, नहीं है। S2 का एरिया कितना दिया था बताओ जो है। S2 की वैल्यू मैंने दी थी 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा, ये दी थी। S2 ये रख देना। और बाय द वे यहाँ पे थीटा कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा, ध्यान रखना। थीटा यहाँ पे होगा 45 डिग्री, तो थीटा को रख देना 45 डिग्री। ये कर लो बस, ये आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर अगले टॉपिक में। 7। ये ना एक कोन है, ये रेडियस r मान लो, और इसकी हाइट √3r मान लो। यहां पे q चार्ज रखा है,
एक तो तुम्हें इससे फ्लक्स निकालना है, ये वाली जो सरफेस है स्लांट सरफेस, ये 1, और एक तुम्हें इससे फ्लक्स निकालना है। φ2 कितना होगा और φ1 कितना होगा? पहले बताओ φ1 कितना होगा, बताओ φ1 कितना लग रहा है बेटा जो है? हाँ, φ1 तुम्हें 0 लगना चाहिए, और इसके पीछे रीजन दोगे कि लाइंस क्या होंगी, टेंजेंशियल होंगी। φ2 को कैसे निकालोगे जरा बताओ? गॉस थ्योरम भी, सिमेट्री भी, हाँ, और रिजल्ट भी। क्यों? गॉस थ्योरम, सिमेट्री और रिजल्ट, ये लगाओगे बस हो गया। ये उसकी एक बार फिर से फिगर बना दे रहा हूं, वो देख लो कैसी फिगर बनेगी। अब के यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, ये √3r है, और ये r है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये तो निकाल लोगे ना मेरे ख्याल से, क्यों? ये तो निकाल लोगे 30 डिग्री, क्यों? ये तो फाइंड कर लोगे। उसी टाइप से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। और लास्ट में फिर कहानी वही शुरू हो जाती है कि इसको मैंने 1 बोल दिया और इसको मैंने 2 बोल दिया, क्यों? तो φ1 और φ2 इक्वल होगा। φ1 पूछा है, और इसमें गॉस थ्योरम, सिमेट्री और रिजल्ट, तीनों चीज लगाओगे, क्यों? मतलब यूनिटरी मेथड लगा दोगे, ये कह लो। तो फाइनली इसको एक बार फिर से वो कर दे रहा हूं कि तुमने क्या किया था बताओ। 4πr² एरिया से Q/ε0 फ्लक्स पास हुआ था, इसका मतलब 1 एरिया से Q/ε0 अपॉन 4πr² हुआ। इसका मतलब S2 एरिया से कितना गया, Q/ε0 अपॉन 4πr² इंटू S2 मैंने तुम्हें दिया था 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा, और इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। ये अब बता दो, बिल्कुल ईमानदारी से बता दो बेटा जो है, ईमानदारी से बताओ कि इसमें बताओ कुछ बात समझ में ना आई हो। बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ, समझ गए बेटा, ऐसे कहानी होती है। अब मैं जरा थोड़ा रिवीजन कर दे रहा हूँ, सुनो। लेकिन रिवीजन पूरा तो नहीं हो सकता, फ्लक्स का कर रहा हूँ। रिवीजन ऑफ फ्लक्स। दो केस होते थे, तुम्हें याद होगा। या तो ई गिवन होगा, और या क्यू गिवन होगा। अगर ई दिया है तो फर्दर फिर तुम्हारे दो केस हो जाएंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म।
वैसे नॉन यूनिफॉर्म का अभी तक आया नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म का अभी तक आया नहीं है कोई भी केस, वो फिर बाद में कभी रिवीजन में आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म में मैंने क्या क्या बताया था बेटा, जो है 0 ES cos थीटा या E.S या क्लोज सरफेस अगर हो तो फिर फ्लक्स 0, ये बताया था। ये हो गया। अब अगर Q दिया था तो इसमें फर्दर दो केस बनाए थे, या तो क्लोज सरफेस होगी या वो ओपन सरफेस होगी। क्लोज में गॉस थ्योरम सीधे लगेगी, और ओपन सरफेस में हम तीन चीजों के यूज करेंगे, गॉस थ्योरम, सिमेट्री, रिजल्ट, और यूनिटरी मेथड भी कह दे रहा हूं। इतना करेंगे, बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, बताओ बेटा जी, ये बताओ ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजें आ सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा या चार्ज दिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्दर दो केसेस, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज में दो केसेस, क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में गॉस थ्योरम भी लगी, सिमेट्री भी लगी, रिजल्ट भी लगा, और फिर लास्ट में यूनिटरी भी लगी। नहीं, लास्ट में यूनिटरी भी लगी, ये था। ये अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, E and V due to spherical charged cells। अगला टॉपिक ये है, प्लूरल है ना, ये ध्यान रखना। पहले सिंगुलर था बेटा, जो है पहली बात। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो इसमें केवल दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, अगर Q पॉजिटिव हो, और इनवर्ड अगर Q नेगेटिव हो। बताओ यहां तक किसी को डाउट है, ये बताओ बेटा, जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें एक डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड की अभी बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की अभी बात करते हैं। और डायरेक्शन में सिंपल सा रूल है कि Q अगर पॉजिटिव है तो बाहर को होगा, और अगर Q नेगेटिव है तो अंदर को आएंगी, लाइंस अंदर को आएंगी। एक तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी बात, V स्केलर है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई तो बात है नहीं कुछ भी बेटा, जो है ठीक। तो इसमें बस सिंपली ये है कि V की वैल्यू प्लस होगी अगर Q पॉजिटिव होगा, और V की वैल्यू माइनस होगी अगर Q नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से यहां तक भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्शन और उसकी बात आ गई बेटा, जो है अब चलते हैं मैग्नीट्यूड की बात। इसको अच्छी तरीके से देखना। सबसे पहले ई में चलता हूं मैं। तुम्हें याद है कि अंदर जो चार्ज होता है केवल वही ई में कंट्रीब्यूट करता है। ये पहले याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बेटा, जो है जब हमने इसका डेरिवेशन किया था ना, याद करो, इसका जब डेरिवेशन किया था हमने, केवल ये वाला चार्ज तो लिया था हमने।
उज्जवल बता बेटा, जो है अंदर किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो मैंने केवल कौन सा चार्ज देखा था, इसके अंदर वाला चार्ज देखा था या नहीं देखा था, बता जो है केवल जो अंदर चार्ज होता है केवल वो ई में कंट्रीब्यूट करता है, नहीं है, ओनली क्यू इन कंट्रीब्यूट्स इन ई। उसको कई बार तुम गॉस थ्योरम भी कह सकते हो एक तरीके से, गॉस थ्योरम। तो इसमें तो सीधे सीधे रिजल्ट तुम लिखोगे ना बेटा, ई इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर लिख देना, बस हो गया। बस एक ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है, सिंगल फॉर्मूला। इसमें लेकिन ये याद रखना कि जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। पहले मैं रिजल्ट लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस में तुम्हें और वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब यहां पे ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुमने करेक्टली फाइंड कर ली तो एक तरीके से तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। तो जो समेशन क्यू इन होगा वो कभी कभी तो डायरेक्ट निकलेगा, कभी यूनिटरी मेथड से निकलेगा, और कभी वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। अभी सबके एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करना, चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है बेटा। समेशन क्यू इन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुमसे कहा कि समेशन क्यू इन कभी तुम्हें डायरेक्ट निकलेगा, कभी यूनिटरी मेथड से निकलेगा, और कभी इंटीग्रेशन से निकलेगा। ये तो ई की बात आ गई। अब चलते हैं वी की बात। सुनो, अगर वी आउट निकालना होता था तो फिर ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लग जाता है, और वो के क्यू अपॉन आर लगता था। इसमें के भी आएगा, के भी आएगा ना, यहाँ पे के भी आएगा, केवल ये नहीं होगा, के क्यू इन अपॉन ये होगा बेटा जो है। अब सुनो, आउट में अगर तुम्हें लगना है तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर तुम्हें वी इन कहीं पे निकालना है तो फिर वो तुम्हें याद होगा वो कांस्टेंट होता था, और वहां पे तुम के क्यू अपॉन रेडियस पुट कर देते हो। यहां पे तुम्हारा आता है रेडियस, ये पहले फॉर्मूले दे चुका हूं मैं, ये ध्यान रखना। ये तो रेडियस आएगा, लेकिन यहां पे आएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कह दो। अब मैं पहले एक बार सारी चीज रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। हमारा टॉपिक क्या है, ई और बी की वैल्यूज निकालना, लेकिन एक से ज्यादा स्पेरिकल सेल्स की वजह से, सेल्स या चलो सॉलिड स्फीयर भी कह देता हूं, चलो। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, मैंने तुमसे कहा ई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी आएगी। तो उसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर को आएंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर को आएंगे। ये तो डायरेक्शन का हो गया। अब चलते हैं वी में। वी एक स्केलर क्वांटिटी है,
उसका रूल क्या है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। ये हो गया। अब चलते हैं वैल्यूज में। ई में मैंने तुम्हें बताया था केवल अंदर वाला जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है, जो तुमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। तो उसको हम गॉस थ्योरम भी कहते हैं कई बार। तो इसका मतलब ई का तो एक ही फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है, के समेशन क्यू इन अपॉन छोटा आर स्क्वायर, और जो छोटा आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। और क्यू इन की तीन मेथड्स होंगी, फिर समेशन क्यू इन की तीन मेथड्स होंगी, डायरेक्ट, यूनिटरी, इंटीग्रेशन। और वी के लिए मैंने तुम्हें दिया कि अगर बाहर किसी पॉइंट पे निकलना है तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, इसका मतलब नीचे स्मॉल आर आएगा। और अगर अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो के की अपॉन रेडियस। ये पॉइंट पहले बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए बेटा, बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुए तब मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ। फिर ये पॉइंट्स अगर क्लियर हुए तब मैं एग्जाम्पल में आऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं आता बेटा मैं एग्जाम्पल में। समझ गया? तो ये सोच रहा था ये जो है। अब देखो एग्जाम्पल्स। एक स्पेरिकल सेल ये है, एक स्पेरिकल सेल ये है, एक स्पेरिकल सेल ये है। Q कॉमा R -2Q कॉमा 2R और 4Q कॉमा 3R, ये इनमें चार्जेस हैं। और यहाँ पे ये P पॉइंट है और इसकी यहाँ से डिस्टेंस R है। अब ये बताओ कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना है तो मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, K समेशन क्यू इन अपॉन छोटा आर स्क्वायर। कार्तिकेय बता बेटा ये दिया है कि नहीं दिया, बता जो है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पे तो एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, के समेशन क्यू इन अपॉन छोटा आर स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर कितना जरा बताओ बेटा जो है, टोटल चार्ज कितना आएगा जरा बताओ। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो माइनस क्यू होगा। क्यों माइनस क्यू होगा? तो इसका मतलब ये हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे जो ये माइनस साइन है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ। यहाँ पे जो माइनस साइन है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है बेटा जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ट्स है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऐसे होंगी लाइन से, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। ये ऐसे लाइन बनेगी, ये होगा यहाँ पे, ये कह। अब चलते हैं V। इसको ध्यान से देखना। इस स्फीयर के P पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, इस वाले स्फीयर के P पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो इस वाले चार्ज के लिए पूरी रेडियस आएगी। और ये वाले स्फीयर और ये वाले स्फीयर के लिए P पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो फिर एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R आएगी। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। P पॉइंट 3R के अंदर है तो उसमें रेडियस आएगी, लेकिन वो पॉइंट R और 2R के बाहर लाई कर रहा है तो एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आएगी। तो फाइनली पोटेंशियल एट P कितना होगा बेटा जो है, K
Q अपॉन R, सॉरी छोटा r, प्लस K माइनस 2Q अपॉन छोटा r प्लस K 4Q अपॉन 3R, ये आएगा, ये कैलकुलेशन। ईशान जरा बता बेटा, ये दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? बता बेटा, पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकालोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा, जो है पोटेंशियल कैसे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये हो गया। अब एक काम करता हूँ, एक मैं मल्टीपल डाल देता हूँ तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, लो अब सही हो गया ना। क्यू आर माइनस 2Q 2R और 3Q 3R माइनस 4Q 4R 5Q 5R और यहां पे ले लेता हूं P पॉइंट। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इसका मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, K समेशन Q इन अपॉन R स्क्वायर। और जरा बताना समेशन Q इन क्या हुआ? देखो बेटा, जो है बताओ यहाँ पे समेशन Q इन कितना हुआ, इसके अंदर कितना चार्ज है? वही आ गया, माइनस क्यू ही आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। क्यों माइनस आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ माइनस क्यू, तो फाइनली आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और माइनस का मैंने क्या सिग्निफिकेंस बताया कि इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली क्या है? रेडियली इनवर्ड है। तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया। मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं पोटेंशियल पे। देखते हुए चलना, इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है। इनमें तो रेडियस रखोगे, क्यों इनमें रेडियस रखोगे, लेकिन इसके और इसके बाहर है, नहीं बताओ, इसके और इसके बाहर है, तो इनमें क्या रखोगे बताओ, जो है एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, जो है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पी पॉइंट इसके, इसके और इसके अंदर है तो रेडियस रखोगे, और इसके और इसके बाहर है तो एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रखोगे। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, के क्यू अपॉन छोटा आर प्लस के माइनस 2Q अपॉन छोटा आर, यहां तक तो आर आएगा, प्लस के 3Q अपॉन 3R प्लस के माइनस 4Q अपॉन 4R और प्लस के 5Q अपॉन 5R। ये बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कार्तिकेय, ईशान, हर्षवर्धन, उज्जवल, बोलो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है ना? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूँ, वो देखना।
अच्छा ईशान, तेरे को एक बात बता, तेरे को अब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा ना कि कोई भी चीज में फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो है काफी हद तक टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। ये तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता पहले। कुछ ऐसा लग रहा है तेरे को, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सर कुछ फालतू पढ़ा रहे हैं या इधर उधर वो हो रहे हैं जो है? हाँ, नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में तेरे को ये भी लग रहा होगा कि कोर्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं होता, बता जो है। तेरे को लग रहा होगा ना, अभी तो हम पहले ही चैप्टर में हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा जो है, क्यों? अभी तो पार्टी शुरू हुई है जो है। तो कोर्स तेरे को खुद ही लग रहा होगा कि कोर्स काफी है बेटा जो है, नहीं है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अच्छा हम तो क्या है, हम तो 30 सालों से बेटा वही पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो हमें तो चलो याद हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तुम तो ये पहली बार पढ़ रहे हो बेटा जो है। तो इतनी चीजों को दिमाग में रिटेन करना, वो अपने आप में एक मुश्किल काम है कि नहीं है, बता जो है। क्यों ईशान? इतनी चीज़ों को दिमाग में रखना हर सब्जेक्ट में बेटा जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसमें जो है दिमाग में रखना, स्कूल भी मैनेज करना, ये भी मैनेज करना, नहीं है, मतलब दिमाग में रखना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है बेटा जो है। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि रिवीजन 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 वो करते रहो, बस हो गया। हर्षवर्धन, तू मेरे साथ सर्कुलर मोशन और वो पढ़ लेना, बस हो गया। फिर तेरे को नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। सर्कुलर मोशन और टॉर्क वाली प्रॉब्लम्स करेगा तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। या जब मैं वो करवा रहा हूँ तो उसमें मेरे से पूछ लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा बेटा। ठीक। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। पहले यहाँ पे मैंने जो समेशन क्यू इन निकाला ना, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्ट निकाला एक्चुअल में। मैंने तुम्हें बताया था ना, समेशन क्यू इन निकालने के तीन तरीके होते हैं, ये कहा था कि नहीं कहा था, बताओ जो है। समेशन क्यू इन निकालने के तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट हो गया, यूनिटरी होगी, और फिर इंटीग्रेशन होगा। क्यों? यूनिटरी होगी और फिर इंटीग्रेशन होगा, ये कह लो जो है। तो यहाँ पर डायरेक्ट किया ना हमने, कुछ भी नहीं किया बेटा जो है, सीधे सीधे काउंट करते चले गए, बस ये कह लो जो है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, तीसरी लिख दी मैंने जो है, दूसरी क्या लिखूं, चलो तीसरी मान लेते हैं इसको। अब ये बताओ कि अगर मुझे v एट p निकालना है, तो ध्यान से देखना बेटा जो है, k समेशन q इन अपॉन छोटा r कर देना, प्लस, अब ध्यान से देखना बेटा जो है, k q1 आउट अपॉन r1 प्लस k Q2 आउट अपॉन R2 प्लस एंड सो। ये बताओ, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली? ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये वाला पॉइंट मैं प्रॉपरली तुम्हें एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया बेटा, बताओ जो है। बताता हूँ, देखो। हाँ, अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? इस वाले में तो कोई डाउट नहीं है, पहले वाले पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं है ना? समेशन क्यों हमने वो किया। अब मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगी बस तुम्हारी, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये है, देखो। हाँ, मान लो ये 1 2 3 4 5 है बेटा, और मेरा पी पॉइंट यहां पर है। तो इसमें क्या है, देखो, 1 2 और 3, इन सब के लिए आर आएगा। क्यों? इन सब के लिए आर होगा तो पोटेंशियल एट पी कितना होगा, देखो। पोटेंशियल एट पी होगा के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन आर। लेकिन
अब ये पॉइंट इसके और इसके अंदर है बेटा जो है, नहीं है, इसके और इसके अंदर है, तो इनकी रेडियस रखोगे, इसका मतलब ये होगा प्लस के क्यूब 4 अपॉन R4 प्लस के क्यूब 5 अपॉन R5। अब बताओ वो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ ईशान और हर्षवर्धन, बता बेटा वो दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता बेटा जो है, क्या कह रहा था मैं जो है, ये कह रहा, इतना हो गया ना। अब चलते हैं दूसरा कि जहां पे हम समेशन क्यूइन ना यूनिटरी से निकालते थे, वो देखो वो कौन सा था बेटा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे बताता हूँ कैसे, देखो बता रहा हूँ तुम्हें। ये तुम्हें याद है जब हमने ये किया था बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट है। इसका मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा जी, ये बताओ जो है, जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज था तो रो की वैल्यू कांस्टेंट थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट थी, इसका मतलब चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। समझ में आ रहा है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। और जब इस टाइप का होता है तो हम यूनिटरी लगा देते हैं आराम से, इसमें हम यूनिटरी आराम से लगा देते हैं। हमने क्या किया था बताओ जो है, Q फ्रॉम 0 to R, तुम याद करो हमने ऐसे किया था, Q अपॉन 4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³। ये बताओ ये पहले किया है या नहीं किया है, पहले बताओ बेटा। हर्षवर्धन बता बेटा, ये पहले हमने किया है कि नहीं किया है, बता बेटा जो है, ये हमने पहले किया हुआ ना, यूनिटी मेथड पहले किए कि नहीं किए, बता जो है, ये कह ले, बस हो गया, बस वही तो चीज है ये वही तो है बेटा जो है, जहां पे हमने समेशन क्यू इन को किससे निकाला था, यूनिटरी मेथड से निकाला था। अब तीसरा वाला क्या होगा, जहां पे समेशन क्यू इन हम कहां से निकालेंगे, बताओ जो है, समेशन क्यू इन हम कहां से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से, लेकिन वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम आता है, ध्यान रखना। तो समेशन क्यू इन ये हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन, लेकिन कब, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो यहां पे लगेगा टू बी कंटिन्यूड। तो बस बेटा रिवीजन पे रिवीजन करते रहो, समझ गए, और कुछ नहीं है तुम्हें। बोल 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 उज्जवल, तू बोल बेटा जो है, मुझे तो अच्छा लगता है बच्चे कुछ बोल तो तू जानता ही है, बोल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गेट वेल सून। ओके जोशी, ओके बाय बेटा जी, बाय, थैंक यू।